Hello and welcome to my channel. I am Krishna Lohan and today I am going to make you understand about the concept of moral education, where we will discuss about the concept of trusteeship. In हिंदी सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। टू पॉइंट्स हम इसको क्लियर करेंगे आज। Everything belongs to society. This is the first point of trusteeship or social stratification. Okay, first point is we are going to understand about सामाजिक स्त्रीकरण। वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष में यानी कि उनके अनुसार पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में डाला जाता है, या निम्न श्रेणियों में, उच्च या निम्न श्रेणियों में उनको स्त्रीकृत यानी कि उनको डाला जाता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनके स्टेटस के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से या पावर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पोस्ट में जो है हायर पोस्ट से जो है लोअर पोस्ट में डाला जाता है। वर्ग स्त्रीकरण विश्वव्यापी है और इसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग औद्योगिकरण की देन है। धन की विभिन्न अवस्था धनी, मध्यम, निर्धन वर्ग को जन्म देती है। आप जानते हैं इसको, ये स्टेटस होता है जिसमें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग आते हैं। दूसरा इसमें फिर क्या है, धन के अकॉर्डिंग अगर इसमें जो है इकोनॉमिकल अगर वैल्यू से लिखा जाए तो उसमें धनी, मध्यम और रिच, मीडियम, जो लोअर फैमिली, मीडियम फैमिली होती हैं, या फिर जो बिल्कुल लोअर बिलो पॉवर्टी लाइन निर्धन होते हैं, इसको पैदा करती है। इसके पीछे की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र में सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। समाज के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने से पता चलता है कि समाज में जिस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग स्थान होता है। डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, इंजीनियर, मजदूर, पुलिस, नर्स, पायलट एंड ड्राइवर, ये सभी किसी न किसी पेशे से जुड़े होते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पेशे जो होते हैं अलग अलग होते हैं और उन पेशों के कारण ही इनको सामाजिक स्तर पर भिन्नता दी जाती है या इनकी यही पहचान होती है। प्रत्येक समाज होता है उसमें यह विभिन्नता जो है पाई जाती है। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों का अध्ययन अपने विशिष्ट अवधारणाओं की मदद से किया है। किसी व्यक्ति का ऊंचा व नीचा स्थान माना जाना उस समाज के प्रचलित नियमों के आधार पर होता है। सभी समाज के नियम तो अलग अलग होते ही हैं, जिन सैद्धांतिक आधारों पर इनको स्त्रीकृत किया जाता है या अलग अलग किया जाता है, समाज का स्वरूप दिया जाता है। जहाँ तक सामाजिक स्त्रीकरण का प्रश्न है, इसे परिभाषित करते हुए बर्जर तथा बर्जर का मानना था कि सामाजिक स्त्रीकरण से समाज में व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न पहचान दी जाती है और सामाजिक वर्गीकरण के सिद्धांत पर उस समाज में उसको टिकाया जाता है या उसमें रखा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करने की वह प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं उन्हें स्तर कहते हैं, यानी लेवल कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। किंग्सले डेविस कहते हैं कि जब हम जाति, वर्ग तथा सामाजिक स्त्रीकरण की बात सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन समूहों का ध्यान आता है जिसके सदस्य समाज में अपना एक स्थान रखते हैं। उसके आधार पर उन्हें कुछ प्रतिष्ठा मिली हुई होती है। इसके आधार पर एक समूह की स्थिति दूसरे समूह में वैधानिक दृष्टि से अलग मानी जाती है, वह सामाजिक स्त्रीकरण का आधार बन जाती है। कोटेशन डाली हुई है इसमें बीच में, आप लिख सकते हो, इसमें 2 से 3 जरूर लिखनी होती है। टॉम बार्टमोर जी कहते हैं समाज में वर्ग तथा श्रेणी का बंटवारा सत्ता और प्रतिष्ठा के आधार पर क्रमबद्ध स्वरूप किसी भी समाज के सार्वभौमिकरण जिसमें सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है। अब सामाजिक स्त्रीकरण के मापदंड व आधार सभी समाज में अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर कुछ मापदंडों के आधार पर स्त्रीकरण की प्रक्रिया के सार्वभौमिक अवधारणा के आधार पर समझने की हम कोशिश करेंगे। स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न उपागम की चर्चा की जाती है। पहला है प्रतिष्ठात्मक उपागम, दूसरा आत्मनिष्ठ उपागम, तीसरा वस्तुनिष्ठ उपागम। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने उपर्युक्त लिखे तीनों उपागम के द्वारा स्त्रीकरण को समझाया है
उनका मानना था कि स्त्रीकरण का अध्ययन इन तीनों उपागमों को एक विधि मानकर किया जा सकता है, यानी एक मेथड के थ्रू इन तीनों उपागमों को मानकर हम समझ सकते हैं। प्रतिष्ठात्मक उपागम जो होता है, इसमें स्त्रीकरण का अध्ययन करते हुए यह पूछा जा सकता है कि लोग आपको कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्या मापदंड प्रयोग में लाते हैं, अपनी स्थिति का आंकलन करने के लिए उस श्रेणी को वो कैसे देखते हैं और उन मापदंड को कैसे क्रमबद्ध किया जाता है। आत्मनिष्ठ में होता है कि लोगों से यह पूछा जाता है कि वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति या समूह की तुलना में स्वयं को या जिस समूह के हिस्से हैं उसे दूसरे के मुकाबले कैसे देखते हैं या कैसे उसका आंकलन करते हैं। समाजशास्त्र में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस वर्ग से संबंधित हैं। वस्तुनिष्ठ उपागम में शोधकर्ता निरीक्षण के द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से यह पता करने की कोशिश करता है कि व्यक्ति का क्या स्थान है। वेबर ने इन तीन मापदंडों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक प्रमुख आधार मानकर समाज का स्त्रीकरण किया है। पहला है आर्थिक संपत्ति तथा आर्थिक लाभ, इसके अवसर पर नियंत्रण करना, राजनीतिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण करना, सामाजिक स्थान तथा प्रतिष्ठा के ऊपर नियंत्रण करना। ये तीन जो हैं समाज के आधार मानकर इन पर जो है इनको मापदंड के अनुसार इससे स्त्रीकरण का पता किया जाता है। जाति पर आधारित समाज की निम्न विशेषताएं होती हैं। जाति में सदस्यता वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। बचपन से ही जन्म के बाद उसे वह स्थान मिल जाता है। इस प्रकार विरासत में मिली सदस्यता निर्धारित और स्थायी होती है, क्योंकि वह व्यक्ति चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, ये कॉमन समाज से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं और सब एडिंग्स हैं। इनकी मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको एक ही बार रीड कर लेंगे तो भी समझ आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन नाम की यहाँ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ताकि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आप वीडियो नहीं देख पा रहे तो आप सुनकर भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इसमें है, यहाँ विवाह के लिए उसके पास अंतर्विवाही विकल्प के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। खाने पीने में उसकी पसंद जो होती है सीमित होती है, अर्थात किसी और के हाथ का बना खाना वह नहीं खा सकता। जाति द्वारा उसे जो पहचान और नाम मिलता है उसे वह चाहकर भी नहीं बदल सकता। जाति के लोग परंपरागत पेशे से बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक जाति की अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान होता है जो उस जाति से संबंधित या स्थापित होती है। जाति के आधार पर न केवल भोजन बल्कि स्थान भी पवित्र तथा अपवित्र जैसी धारणा से जुड़े होते हैं। ब्राह्मण जाति में भी कई उपजाति होती हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है और उसके बीच विवाह भी सर्वथा वर्जित माना जाता है। जहाँ तक वर्ग और जाति पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण का प्रश्न है, तो ऐसी मान्यता है कि जाति तथा वर्ग को लेकर जो पहले संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें काफ़ी बदलाव आया हुआ है। यानी कि पहले जो जाति के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब नैरो माइंडेड लोग हुआ करते थे, उसमें काफ़ी बदलाव भी आया है। के.एम. शर्मा कहते हैं कि वर्ग पर आधारित अंतर्जाति में प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी इंटरकास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। गांव में रहने वाले लोग कभी कभी भारतीय प्रतिनिधित्व संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनका मत है कि जाति और वर्ग को एक दूसरे का विरोधी स्वरूप नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अविभाज्य पहलू हैं, यानी कि इसके एक अहम हिस्से हैं और इन दोनों के बीच गहरा संबंध है जिसके निरंतरता और परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सब कुछ समाज के अंतर्गत आता है। परस्पर सारी बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और स्त्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि सारी चीज़ें जाति वर्ग जो हिस्से जुड़े हुए होते हैं। इसके सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें उद्देश्य आएगा कि समाज हित के लिए हमें सबसे पहले अगर उसमें आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट हमें क्या होना चाहिए, समाज के हित के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसमें देखिए, हमारा लक्ष्य एक जिम्मेदार नियोक्ता, मूल्यवान सहयोगी, अच्छा पड़ोसी, सम्मानित कॉरपोरेट नागरिक बनना है। हमारी नीति है कि हमारे सभी व्यावसायिक कार्य जो हैं उद्योग के श्रेष्ठ मानकों के अनुसार संचालित होने चाहिए। हमें सदैव सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से व्यवहार हमें करना चाहिए। हम उन समुदायों में से अपने आचरणों को नैतिक रूप से और सत्यनिष्ठा से करने का प्रयास करते हैं जहां हम काम करते हैं। यानी कि जब कभी भी अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ समाज के जो श्रेष्ठ मानक है उसके अनुसार हमें
हमेशा व्यवहारिक रूप करना चाहिए, हमें अपना आचरण जो है नैतिक रखना चाहिए, सत्यनिष्ठा से हमें काम करना चाहिए। साथ ही लिंग, रंग, नस्ल और पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बगैर सभी विविधताओं वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम संबंधित कानूनों का पालन करके ही उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करके व मूल्य आधारित प्रणाली स्थापित करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। हमारा मानना है कि सफल होने के लिए कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके लिए कॉरपोरेट व्यवहार के उच्चतम मानक होना आवश्यक है। इस विचार दृष्टि का गहरा संबंध हमारे सभी हितधारकों को लंबे समय तक बना रखने वाला और लाभकारी विकास देने वाला हमारी प्रतिष्ठा से संबंधित है। हम उन तरीकों से उद्योग को श्रेष्ठ मानकों के अनुसार अपना व्यवसाय चलाने का प्रयास करते हैं जो सुरक्षित पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य और स्थानीय समुदायों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील होता है। एसल जो है उनका मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं। एसल के अकॉर्डिंग हम उन देशों का सम्मान करते हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। हम उन समुदायों को सहयोग और योगदान देते हैं जिनके बीच हम काम करते हैं। हम अपने ऑपरेशनल के आसपास पर्यावरण का ध्यान रखते हैं कि भी हम जहाँ कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखें और उनकी देखभाल करें। हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए अपने कर्मचारियों को सशक्त करते हैं और सहयोग देते हैं। हम सभी कर्मचारियों और हितधारकों के साथ सकारात्मक संबंधों को महत्व देते हैं और उन्हें विकसित भी करते हैं। हम अपनी गतिविधियों में पारदर्शी हैं। हम जिन समुदायों के बीच काम करते हैं उनके साथ सहयोग और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए पूरी दुनिया में अच्छे नागरिक बनने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो गैर राजनीतिक और गैर प्रयोक्तावादी परियोजनाएं जो हैं ये संगठन वह परोपकारी कामों को सहयोग देते हैं। हम प्रबंधन निरंतर सुधार और हमारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों को सूचना देने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम के प्रति हम जो है वचनबद्ध होते हैं जिससे उस दुनिया के बेहतर करने में हम योगदान दे सकें। सामाजिक जिम्मेदारी की नीति पूरी दुनिया में संपूर्ण असल में समस्त निदेशकों, कर्मचारियों पर लागू होती है और इसे हमारी सभी गतिविधियों से हमारा दृष्टिकोण नियंत्रित होता है। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है, इसको भी मैं आपको